द्वादश पाठ क रक्षति क रक्षिता। कौन रक्षा करता है व कौन सुरक्षित है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। वे परस्पर में बातचीत करते हुए वर्तमान में बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन के कारणों पर चर्चा करते हैं। गर्मी के समय में ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक और तो बहुत अधिक गर्मी का समय और दूसरी ओर बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देख रहा हूँ कि हवा का वेग पूर्णतः रुका हुआ है, अर्थात हवा भी नहीं चल रही है। सत्य ही कहा गया है। एक श्लोक का भावार्थ है, शुद्ध वायु के महत्व को दर्शाते हुए प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हवा से संपूर्ण संसार प्राणयुक्त अर्थात जीवित है। संपूर्ण सृष्टि संसार चेतनता से युक्त है। इसके बिना क्षण भर भी कोई जीवित नहीं रहता है। वायु सबसे अधिक मूल्यवान है, अर्थात शुद्ध वायु संसार के लिए अति आवश्यक है। वायु पर भी जीवन निर्भर है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां जैसी बह रही हैं। शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक स्मरण में आ रहा है। श्लोक का भावार्थ। ग्रीष्मकाल का सुंदर चित्रण करते हुए प्रस्तुत पद्य में कहा गया है कि अत्यंत गर्म हवा के झोंकों से लोगों की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखलाई नहीं देते हैं। यहाँ कवि ने पुलिस विभाग पर भी व्यंग्य किया है। आवश्यकता के समय पुलिस की प्राय सहायता नहीं मिलती है। फिर परमिंदर कहता है, हाँ आज तो वास्तव में ही। फिर श्लोक वापस कहता है, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूख जाता है। निश्चय ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। अर्थात भयभीत मनुष्य का शरीर जिस प्रकार पसीने से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के ताप से दुखी मनुष्य का शरीर भी पसीने से युक्त हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है, मित्रों, यहाँ वह बहुमंजिले भवनों, भूमिगत मार्गों, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों व ऊर्ध्वगामी पुलों यानी ऊपर वाले जो पुल होते हैं वो और मार्गों आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। फिर अन्य क्या हमारे द्वारा अपेक्षा की जा सकती है। हम तो भूल ही गए हैं कि। फिर एक श्लोक कहता है, जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल अर्थात वंश का नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार अग्नि से जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही उस वन को पूरा जला दिया जाता है। परमिंदर कहता है कि हाँ, यह भी सब तरह से सत्य है। आइए नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। फिर नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, देखो मित्रों, इधर उधर प्लास्टिक के लिफाफे और दूसरा कूड़े फेंका हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, परंतु हम शिक्षित होने पर भी अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से इतने में वैभव कहता है कि घरों को तो हमारे द्वारा नित्य स्वच्छ किए जाते हैं, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। विनय कहता है, देखो देखो, ऊपर से इस समय भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। फिर उनको बुलाकर कहता है, महोदय, रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो, यह तो सब तरह से अशोभनीय कार्य है। हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसों के द्वारा इस प्रकार से संस्कार देने योग्य है क्या। फिर रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, सब तरह से सही कहते हो, क्षमा कीजिए, अभी आता हूँ। रोजलिन आकर के बालकों के साथ स्वयं के द्वारा फेंके गए कूड़े को तथा रास्ते में बिखरे हुए अन्य कूड़ों को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। फिर बालक इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। विनय कहता है, देखो देखो, वहाँ गायें सब्जियां और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के लिफाफे को भी खा रही हैं। इस प्रकार की उसे जिस किसी भी तरह से उसे रोकना चाहिए। रास्ते में केले के फल बेचने वाले
को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं तथा रास्ते में प्लास्टिक के लिफाफे थैलियों को हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। फिर परमिंदर कहता है कि प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने से हमारे पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। वैभव कहता है कि हाँ, घड़ी की पट्टी, अन्य बहुत से पात्र, कलम आदि सभी वस्तुएं प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। फिर जोसेफ कहता है कि हाँ, हमारे द्वारा माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के साथ ही पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, नदी के जल में प्रवेश करते हैं और गाते हैं। एक श्लोक का भावार्थ है, हे मित्र, श्रेष्ठ पर्यावरण से संसार की सुस्थिति एवं संसार से उत्पन्न होने वाले का पृथ्वी पर जीवन संभव है, अर्थात मानव कल्याण एवं स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। सभी एक साथ कहते हैं, यह जल विहार अत्यंत आनंददायक है।